तो आइए दोस्तों, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सेट के सॉल्यूशन को। ये बीपीएससी के लिए है जो 9th 10 के स्पेशल मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए। तो 31 नंबर से है, अरिहंत पब्लिकेशन का है सेट। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है कि इसको सरल करने पे क्या वैल्यू होगा, यानी लिखा हुआ है 3/11 और 5/6 और 22/9 और 9/5। माइनस कितना जगह लिखा हुआ है? 3 जगह। तो 3 बार जब माइनस को गुना करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस को मैंने पहले साइड कर दिया। अब इसको अगर काटिएगा तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, 11 से 11 दूना 22, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, सब कट जाएगा, 1 आएगा। यानी ये सवाल का उत्तर आ जाएगा -1, यानी सी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करिए। 3 संख्याएं एक दूसरे से 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो उनके घनों का योग, उनके जो घनों का योग बन रहा है वो 33, 95, 7 है। तो वे संख्याएं क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये तो है भी आसान। पहली बात तो यह है कि संख्याओं का जो अनुपात होना चाहिए वो 2, 3, 4 के अनुपात में होना चाहिए। तो 2, 3, 4 किस में बन रहा है? अगर इसको काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12। यहाँ भी 2, 3, 4 बन रहा है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28। तो यहाँ 2, 3, 4 नहीं बन रहा है, तो पहले नंबर ये जाएगा। अब ए और सी में अगर देखा जाए कि इनके घनों का योग होना चाहिए 33, 95, 7। तो अगर आप घन करिएगा तो इसका यूनिट डिजिट पहले देखिए। 6 का क्यूब करिएगा, लास्ट में 6 आएगा। 9 का क्यूब करिएगा, 729, यानी लास्ट में 9 आएगा। और 2 का क्यूब करिएगा, 8, यानी 9, 8, 17, 23, लास्ट में 3 देगा, जबकि लास्ट में होना चाहिए 7। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बच गया ये ऑप्शन। इसका क्यूब अगर करिएगा, इसका क्यूब अगर करिएगा तो 4 का क्यूब 64, यानी 4, 1 का क्यूब 1, और 8 का क्यूब 512, यानी 2, 4 2 6 1 7। तो लास्ट में ये 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है ना। तो इसको अगर क्यूब करके जोड़ के देखिएगा तो उतना आ जाएगा, क्योंकि इसको क्यूब करना भी तो काफ़ी टाइम ले लेगा, तो हमें इस तरह से सोचना होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए बढ़ने के। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर क्रमशः 15, 20 और 25% के क्रमागत छूट निम्नलिखित में से एक समतुल्य छूट के बराबर होगा। यानी 3 लगातार छूट दे दिया जाए, 15%, 20% और 25% का, तो उसका एक समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई चीज़ आपने 100 रुपया में ख़रीदा होगा, तो पहले छूट जो है आपने 15 नहीं, पहले 20 कर लीजिए। आगे पीछे भी छूट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 20% का छूट करते हैं तो समझिए कि हम 80 में उस चीज़ को बेच रहे हैं, लेकिन 80 में भी नहीं बेच रहे हैं। उसके बाद हम इसका 25% छूट करते हैं, तो इसका 25% यानी 1/4। तो यानी 1/4 अगर इसका निकालिएगा तो आ जाएगा 20, यानी 60। लेकिन एक छूट और निकालना है 15%। फिर से इसका अगर 15% डिस्काउंट करिएगा तो इसका 15%, 15 छक 90, यानी 9। तो 9 घट जाएगा, यानी ये 51 में आप बेच रहे होंगे। तो 100 का चीज़ अगर 51 में बेच रहे हैं तो टोटल 49 का छूट आपने किया। तो 100 पर अगर 49 का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब टोटल ओवरऑल 49% का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो ये आपका डी हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि अगर डेटा मान लिया जाए कि ठीक है ये आ गया तो अच्छी बात है। अगर ये पॉइंट में आ जाता, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता, तब आप क्या करते? तो मैं इसका दूसरा रास्ता बताना ये चाहता हूँ कि कभी भी इस तरह से पूछते क्वेश्चन तो पहले इसका फ्रैक्शन ले लीजिए। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, और 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, और 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अब सुनिए,
ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर 3/20 का डिस्काउंट दे रहा है तो मान लीजिए कि पहले वो अंकित मूल्य 20 रहा होगा और 3 का डिस्काउंट यानी 17 में बेचा होगा। फिर 1/5 डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब अंकित मूल्य 5 रहा होगा और 1 का डिस्काउंट यानी 4 में बेचा होगा। फिर 4 रहा होगा, 1 का डिस्काउंट 3 में। अब सबको आपस में गुना कर लेना है। तो गुना जब आप करिएगा तो 20 गुना 5 गुना 4 हो जाएगा और ये 17 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा। हमें ये काम नहीं करना, ये काम डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको काट छाट करिएगा तब भी वही आंसर आएगा। इसे 4 से 4 को आप काट लीजिए और यहाँ से देखिए 20-25 100 है और यहाँ से 17 51। तो डायरेक्ट आपने देखा कि 100 का चीज़ 51 में बिक रहा है यानी 49 का डिस्काउंट हो रहा है। तो 100 पे 49 का डिस्काउंट, इसका मतलब ओवरऑल 49% का डिस्काउंट। बात समझे? तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। करा इस समीकरण के मूल बताइए क्या है। मूल वो होता है यानी एक्स वाई का वैल्यू होता है जिसे रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड करे। तो आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी रख सकते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, नहीं तो सोल्व भी कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, इसको सोल्व भी कर देता हूँ। अगर इसका सोल्व करना है तो बस 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। स्प्लिट करना है बीच वाले को, यानी फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है तो 2 से हमें 3 लाना है। तो हमें पता है कि 2 और 1 करेंगे तब 3 आ जाएगा, 2 1 3। बस ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा और प्लस में 1 है उधर जाके माइनस में 1 हो जाएगा। यानी बाई का 2 रूट्स निकल कर आ गया, वो -2 और -1, यानी ए ऑप्शन। इसको पढ़िए। बोला जा रहा है कि एबीसी ने एक व्यापार के लिए क्रमशः इतना इतना रुपया जो है निवेश किया और वर्ष के अंत में बी अपने मुनाफे के रूप में 1200 रुपया प्राप्त करता है, तो उस वर्ष कुल मुनाफा कितना है। ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और उसमें आपको पता है कि जो लाभ का रेशियो निकलता है वो पूंजी और समय को गुना करने से निकलता है, हाँ या नहीं। जब समय जब सबके लिए एक समान हो तो समय लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूंजी का जो अनुपात होगा वही अनुपात आपका क्या हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा। तो यहाँ पे सबके लिए एक समान समय है, करा वर्ष के अंत में बंटवारा हुआ है, मैंने सारे आदमी 1 साल के लिए निवेश किया है। तो अगर मैं बात करूँ कि आप इसके लाभ का रेशियो बताइए क्या होगा, तो पहले पूंजी का रेशियो बताइए। तो ये 3 जीरो सब में कट रहा है तो मैं पहले यहाँ से 3 जीरो काट लूँगा, फिर 15 से 5 बार में और 15 से 6 बार में और 15 से 7 बार में। तो ये जो रेशियो आ गया आपने देखा, ये पूंजी का रेशियो 5 6 7 आ गया। अगर ये पूंजी का रेशियो 5 6 7 है तो इसमें टाइम से गुना करेंगे तब लाभ का रेशियो निकलेगा। लेकिन टाइम सबके लिए एक समान है, यानी वर्ष के अंत में बंटवारा हुआ है तो सब 12-12 महीने रहा होगा, तो आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 12 तो कट ही जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब समय सबके लिए एक समान हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो लास्ट में कह रहा है कि वर्ष के अंत में बी को 12,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। अगर ये 12,000 रुपये का मुनाफा हुआ है बी को और यहाँ पे मुनाफा हुआ है बी को 6 यूनिट, तो उस वर्ष का टोटल मुनाफा बताइए क्या होगा। तो 7 6 13 5 18 यूनिट का मुनाफा हुआ। यानी इसको जब आप सोल्व करिएगा 6 से 3 बार में यानी 12 तिया 36,000, यानी बी ऑप्शन। इसको करिए। पढ़ते के साथ इसको आंसर करिए, आसान है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बिल्कुल आसान है। हम सब जानते हैं साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट भी 1 होता है और नीचे भी 1 होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। अब 1 जो है नहीं ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे कि टेन थीटा कैसे दे सकते हैं, 1 आएगा तो 1 होगा, तो डी ऑप्शन। वैल्यू थोड़ी पुट किए हैं।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन इतना घन cm है और ऊंचाई अगर 14 cm है तो उसकी त्रिज्या बताइए क्या होगा। त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर और एच दिया हुआ है 14 cm, यही ना। और ये आयतन टोटल 2156 के बराबर है। तो इसको सोल्व करिएगा, 7 से 7 दूना 14, हाँ 2 से काट सकते हैं, यानी 2 से एक बार में, और 0 2 सते 14 2 8 16, ये 22 से कटना चाहिए पूरा पूरी। तो 22 से कितना बार में कटेगा, 22 चौ 88, 22 चौ 88 यानी 12 7 19, 22 नमा 198, यानी जो रेडियस आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेडियस ही पूछा जा रहा है, तो रेडियस आ जाएगा 7 cm। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब तक इसको पढ़िए, है ना। कह रहा है कार ए कार बी से 20 मील पीछे है, जो उस रूट तथा उस दिशा में यात्रा कर रही है जिसमें कार ए यात्रा कर रही है। यानी दो कार है, कार ए और कार बी। अब कार ए और कार बी जो है एक ही डायरेक्शन में दोनों यात्रा कर रहे हैं। कह रहा है कार ए जो है, कार ए यात्रा कर रही है, कार ए 58 मील पर घंटा के स्पीड से चल रहा है और कार बी 50 के स्पीड से चल रहा है। तो बताइए कार ए को कार बी से 8 मील दूर पर आगे जाने में कितना समय लगेगा। कार ए को कार बी से 8 मील दूर जाना है, यानी जिसका स्पीड ज़्यादा है वो हुआ क्या, पहले मान लिया जाए कि बी चल रहा होगा, बी चल रहा है, ये बी है, तो कार बी चल रहा है 50 के स्पीड से, है ना, और इसके पीछे से चल रहा है, कितना पीछे है, हाँ 20 मील पीछे है, ये पॉइंट से 20 मील पीछे है, तो 20 मील पीछे से चल रहा है कार ए, ठीक ना। और ये रास्ता में कहीं मिला होगा, ये चल रहा है 58 मील पर आवर के स्पीड से, और ये हुआ क्या कि कहीं पर मिला होगा पॉइंट सी पे, और उसके बाद इसको क्या करता है, मिलने के बाद आगे छोड़ देता है, माने इससे आगे निकल जाता है 8 मील। इसका स्पीड ज़्यादा है तो पहले तो इसको कहीं पर जाके पकड़ेगा और पकड़ने के बाद आगे निकल जाएगा। तो ये पूछ रहा है मिलने का टाइम क्या होगा। कभी भी मिलने का टाइम आपसे पूछेगा तो टाइम का फार्मूला जो होता है वही लगाइए। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यानी गैप, फासला, कितने का फासला है, तो पहले तो 20 इससे पीछे था और इससे आगे 8 चला गया, तो जो फासला बना वो 20 और 8 28 का बना, हाँ या नहीं। अब समझिए, तो जो फासला बना वो 28 का बना, किलोमीटर का। फासला को कैसे चलेगा, रिलेटिव स्पीड से चलेगा। जब भी दो चीज़ एक साथ चलेगा ना तो किसी एक का चाल नहीं होता है, दोनों का रिलेटिव स्पीड होता है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये घट जाएगा, तो 50 और 58 में 8 का, बस यही आंसर। 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, 7/2 यानी 3.5 घंटा, डी ऑप्शन। तो 3.5 घंटा में क्या कर देगा, 8 मील पीछे छोड़ देगा। सही है, क्या बोलिए। नहीं, यहाँ पे कभी भी जब रिलेटिव स्पीड से मिलन होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, कि कोई जा रहा है 50 के स्पीड से, ठीक है। आप बोलना चाह रहे थे ये कि मान लिया जाए कि बी यहाँ से चलना चालू किया होगा, बी, और इधर जा रहा है क्या क्या स्पीड से बी चल रहा है, बी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। इससे बैक है, इससे बैक पॉइंट यहाँ पर है, कौन है, ए है, कार ए है, इससे 20 यानी ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है। और आगे कहीं जा कर के पहले वो मिलता है, तो ये आप बोलेंगे कि आगे कहीं जा कर के मिलता है, मैंने ये वाला डिस्टेंस डी किलोमीटर मान लेते हैं, और आगे चला जाता है ए, यहाँ पे ए कहाँ आ जाता है, कार ए जो है यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है, जो कि 8 किलोमीटर और जाता है। तो ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 और 8 28 प्लस डी, तो ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल वो कितना करेगा, 28 और डी किलोमीटर ना,
तो 28 प्लस डी किलोमीटर ए ट्रेवल करेगा। बी कितना ट्रेवल करेगा, तो आप बोलेंगे बी करेगा केवल डी किलोमीटर। लेकिन इस बार क्या होगा कि वो अपना रिलेटिव स्पीड से चलेगा। तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाता है ना कि दोनों मिलकर जब यात्रा करता है, जैसे आप अगर इंडिविजुअल इसको देखिएगा तो कहने का मतलब है कि सब चूंकि चला तो होगा एक समान समय में, है ना, और आगे जब छोड़ने की बात कर रहा है तो वो भी समय चलते ही रहा होगा, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है। तो अगर मान लीजिए कि ये टी घंटा चला होगा तो ये भी टी घंटा चला होगा, ठीक है। ये अगर टी घंटा चला होगा तो ये भी कितना चला होगा, टी घंटा चला होगा। उसके बाद ये बोल रहा है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में ओवरऑल, कि पकड़ने का टाइम क्या है। तो आप टाइम मान लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, क्या चीज़, टाइम कितना मान लीजिएगा, टाइम टी मान लीजिएगा कि टी घंटा चला होगा। तो इसका स्पीड क्या है, ए का स्पीड क्या है, ए का स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर, और ये टी घंटा चलेगा तो इतना दूरी जाएगा। और बी का जो स्पीड है वो कैसे है, 50 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो स्पीड है, बी का स्पीड कितना है, नहीं 50 किलोमीटर पर आवर से टी घंटा ये भी चलेगा, तो ये टोटल दूरी हुआ। और दोनों के द्वारा जो टोटल दूरी चली गई है वो कितना, ये समझ रहे हैं ना, ये किसके द्वारा दूरी चली गई है, कार ए के द्वारा, और ये जो दूरी तय किया जा रहा है वो बी के द्वारा, क्योंकि इसका चाल 58 है, टी घंटा चला है, कितना चला है मुझे नहीं पता है, तो ये टोटल दूरी आ गया है ना। तो ए कितना दूरी चला था जी बताइए, तो आप बोलेंगे 28 प्लस डी, और बी कितना चला था डी। अब इसको आप सोल्व जब करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको जब सोल्व करिएगा तो कहने का मतलब है कि टाइम थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन सोल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे इसको नहीं बनाया जाता है, हम लोग का इसका शॉर्टकट हिसाब से ढूंढे हुए हैं कि जब भी दो, जब मिलने का टाइम हो, खासकर अगर कोई रिलेटिव स्पीड से चल रहा है तो मिलने का टाइम हो, तो वहाँ पे गैप देखा जाता है कि वो गैप कितने का है, तो गैप वाई रिलेटिव स्पीड कर दिया जाता है। यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घट जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे करिएगा तो करते रह जाएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे बनाने में, ठीक है। इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। कभी भी मिलन का समय हो तो फासला बटे सापेक्षिक चाल, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। तो कितना देरी में मिलेगा ये बताइए, 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में ये मिल जाएगा। अब कह सकते हैं कि आप कि जब 20 मील पीछे था, ठीक है, 3.5 घंटा ही चला होगा, तो 58 के स्पीड से 3.5 घंटा में कितना दूर जाएगा ये बताइए, नहीं बोलते हैं, 3.5 घंटा में कितना दूर जाएगा, तो 29 सत्ते हो जाएगा, 9 सत्ते 63, बाकी 6 और 7 दूना 14, 6 20, यानी ये चला जाएगा 203 किलोमीटर। वो भी 3.5 घंटा चला होगा, तो उसका स्पीड है 50। अब अगर वो 3.5 घंटा चलेगा तो कितना आ जाएगा जी, 75। तो उसको कितना ज़्यादा चला ये पहले बताइए, 78 तो दोनों में कॉमन था, तो इससे ज़्यादा कितना चला वो, तो 22 3 25 ज़्यादा चला। अगर यहाँ आप देखिएगा ये 78 है ना, यानी 13 में से 8 गया 5, सही है ना, 25 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा हुआ। तो ये 20 किलोमीटर तो पहले चल चुका था, ये तो सिंगल चला है ना 20 किलोमीटर, और ये जो 8 किलोमीटर चलने की बात हो रहा है ये नहीं चला है, दोनों का रिलेटिव स्पीड यहाँ पे चलेगा, क्योंकि जब अपना स्पीड से चलेगा तो फिर अपना स्पीड हो जाएगा। लेकिन जब दोनों साथ साथ चल रहा है, वहाँ पर भी हमने लिख दिया था लास्ट में, वो सिंगल स्पीड लिख दिया था, नहीं रिलेटिव स्पीड से ही चलेगा। हाँ, इसके पहले जो ये यात्रा है 20 किलोमीटर, ये केवल अपना स्पीड से चला है, मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मिला, उसके बाद ये भी मिला कहीं होगा, और आगे ये भी चल रहा होगा, वो भी चल रहा होगा, तब 8 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, ठीक है। इसको कभी डिटेल्स रूप में हम बता देंगे, आगे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 32 रुपया अधिक है। देखिए, मान लीजिए कि कोई खिलौना को आप 100 रुपया में खरीदें, और आपने क्या किया, उसको पहली बार तो यह है कि आपने 450 रुपया में बेचा फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम आपने क्या किया, उसको 320 में बेचा, ठीक है। तो कह रहा है जब हम 450 में बेचते हैं तो हमको फ़ायदा होता है, और 320 में बेचते हैं तो हमको नुकसान होता है। तो कह रहा है कि किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ
320 में बेचने से हुई हानि से 32 रुपया अधिक है, यानी लाभ जो है हानि से कितना अधिक है, 32 रुपया अधिक है। तो यहाँ पहले देख लीजिए कि लाभ कितना हो रहा है। अगर मैं बोलता कि 100 का चीज़ हम 150 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हुआ होता, तो आप कहते 50 का, यानी एसपी में सीपी को माइनस कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो लाभ की अगर मैं बात करूं तो 450 माइनस x रुपये का लाभ होगा। अच्छा, हानि कितना होगा, तो मैं अगर बोलूं कि 100 का चीज़ 80 में बेच दिया, तो 100 का चीज़ अगर 80 में बेचा है तो बताइए हानि कितना होगा, 20 का। तो कैसे, 100 में से 80 घटाएगा तो ना 20 आएगा, तो आपको इसमें x माइनस करना है 320। तो ये हुआ लाभ और ये हुआ हानि। लाभ ज़्यादा है हानि से, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा या कम का मतलब अंतर होता है, यानी 32 का अंतर है। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा तो ये 450 माइनस एक्स और माइनस माइनस, समझ रहे हैं ना। तो ये 4 और 3 770, तो 770 माइनस 32 बराबर 2x। अब 770 में घटाइए जल्दी से, 10 में से 2 जाएगा 8, 6 में से 3 जाएगा 3, 738। तो यहाँ से आप 2 से इसको काटिएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, यानी 369 रुपये रहा होगा खिलौने का प्राइस, यानी 369। ये सवाल को करिए। tan थीटा बराबर -4/3 है तो साइन थीटा क्या होगा। देखिए tan थीटा दे रहा है -4/3, क्या मतलब है -4/3 का, माइनस दे रहा है। एक चीज समझ लीजिए कि आप सब जानते हैं कि अगर वो 4/3 रहा होता तो ये p/b होता है, तो p हो गया 4, b हो गया 3, तो ये चीज़ का निकाल लीजिएगा तो वो 5 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि p/h होता है, यानी 4/5। तो आंसर तो मेरा 4/5 वाला ही होगा। लेकिन अब सवाल है कि ये क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही है, ये माइनस में दे रखा है tan का वैल्यू, तो क्वाड्रेंट क्या हो सकता है, tan का वैल्यू कब कब निगेटिव होता है, tan का वैल्यू केवल थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। थर्ड में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड और थर्ड में निगेटिव हो सकता है। तो tan या तो सेकेंड में हो सकता है, थीटा या तो सेकेंड में लाई कर सकता है या तो फोर्थ में लाई कर सकता है। थर्ड में तो पॉजिटिव ही होगा ना, थर्ड में पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकेंड में निगेटिव हो सकता है tan का वैल्यू, और फोर्थ में निगेटिव हो सकता है। यानी जो थीटा लाई करना चाहिए वो या तो किस में करेगा, सेकेंड में या किस में, फोर्थ में। यही दो क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा। जब ये सेकेंड में लाई करेगा तो सेकेंड में तो साइन का वैल्यू प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू प्लस होगा। तो एक बार तो साइन का वैल्यू प्लस होगा, यानी 4/5 होगा। लेकिन जैसे ही वो चला जाएगा किस में, फोर्थ में, तो फोर्थ में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4/5 या -4/5। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बात को समझे। तो बस क्वाड्रेंट की जानकारी आपसे लिया है, इसको करिए। बहुत अच्छा। कहता है x + y = z है, तब cos स्क्वायर x + cos स्क्वायर y + cos स्क्वायर z क्या होगा। देखिए अगर इसको आप सोल्व करने जाइएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, शायद आप टाइम पर कर भी ना पाएँ। तो आप कुछ ऐसा करिए कि वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, x + y = z है, तो अगर मैं x की जगह 30 रख लूँ, y की जगह 60 रख लूँ, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो z का वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, 90। अब ये वैल्यू पुट करके उसको बनाइए, cos स्क्वायर x यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर करिएगा तो 3/4। फिर y की जगह आपको 60 रखना है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर करिएगा तो 1/4। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0, यानी 3 1 4/4 यानी 1। मेरा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1। अब कौन सा ऑप्शन में 1 आएगा, अगर यहाँ आप चेक करिएगा तो साइन 30 1/2 होता है, 2 × 1/2,
और साइन 22 यानी साइन 60 √3, तो रूट आ गया जखनिया नहीं होगा, साइन 90 1 रूट वाला आ गया ना, जबकि आना चाहिए 1, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। यहाँ अगर आप चेक करिएगा साइन वाला नहीं होगा, क्योंकि साइन वाला में रूट आ जाएगा, साइन वाला में साइन 60 रूट आ जाएगा ना, रूट में तो आया नहीं, मेरा 1 आया है, कौसे वाला हो सकता है, इसको चेक करिए। तो 1 + 2 कॉस, कॉस 30 का वैल्यू बोलिए, कॉस 30 का वैल्यू, अच्छा कॉस 22 यानी कॉस 60 का वैल्यू, ये भी 1/2 आ गया। अच्छा कॉस जेड यानी कॉस 90 का वैल्यू 0, अच्छा ये 0 आ गया, यही फायदा हुआ, रूट आया लेकिन यहाँ 0 आ गया, तो 0 जैसे ही आ गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बचा कितना 1, यानी ये ऑप्शन आना तय है, एकदम फिक्स। अब इसको करिए, बहुत कैलकुलेटिव और बेहतरीन सवाल में से ये सवाल है, बहुत अच्छा। बोल रहा है 2 समीकरण दिया हुआ है और एक का मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है और दूसरा समीकरण समान मूल रखता है। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, बड़े गौर से सुनिएगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - cx + d, समझ रहे हैं ना, और हमारा जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो x² - ax + b = 0। आप इसका 2 मूल मान लीजिए, एक अल्फा और एक बीटा, 2 मूल मान लिया हमने, अल्फा और बीटा। सेकेंड वाला मूल आपको जो मानना है मान लिए, लेकिन एक कंडीशन क्या लगा दिया है कि दूसरा समीकरण समान मूल रखता है, समान मूल रखता है, मतलब अगर अल्फा माने तो अल्फा दोनों हो जाएगा, बीटा तो बीटा, गामा तो गामा, समान मूल रखता है। और एक बात यहाँ लिखा है कि एक मूल उभयनिष्ठ भी है, मतलब ये कॉमन भी होना चाहिए। तो आप मर्जी जो करे, आप उसको या तो आप अल्फा मानिए या तो बीटा मानिए, क्योंकि एक मूल तो आपको यही वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन भी तो होना चाहिए। तो अगर हम अल्फा मानेंगे तो ये कॉमन में चला जाएगा, लेकिन इसका मूल समान है, इसलिए दूसरा भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, अल्फा ही रखना पड़ेगा। बात समझे? तो इसका मूल समान हो गया अल्फा कॉमा अल्फा, और कॉमन भी आ गया एक मूल। देखिए अल्फा अल्फा कॉमन है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अब आप जानते क्या इसमें है, आप 2 ही चीज़ जानते हैं, एक अल्फा + बीटा और एक अल्फा × बीटा। तो अगर मैं आपसे अल्फा + बीटा इसमें बोलूँ तो -b/a माइनस करेंगे कट जाएगा, तो c/a यानी c आ जाएगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अल्फा × बीटा बताइए क्या होगा, तो ये होता है c/a यानी d हो जाएगा। चलिए इसमें भी वही काम करिए, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा, तो बीटा की जगह भी अल्फे ना है, तो a आ जाएगा, यानी यहाँ से 2 अल्फा = a यानी अल्फा = a/2, और यहाँ अल्फा × बीटा करिएगा यानी अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये केवल इतना इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है निकालना, पहली चीज़। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे 2 × b + d का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है 2 × b + d, तो अगर b + d पूछा जा रहा है तो आप करिए क्या, b का वैल्यू कहीं तो निकाले होंगे आप, है ना, तब b बराबर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, और d बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा × बीटा। उसके बाद अगर अल्फा आप इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में अल्फा + बीटा बच जाएगा। अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 2 × अल्फा की जगह अब हम क्या रख सकते हैं, a/2 रख सकते हैं। यहाँ देखिए अल्फा की जगह a/2, अब अल्फा + बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, c रख सकते हैं। तो मेरा जो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा वो ac आ जाएगा, यानी c ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल में से सवाल था। पढ़िए इसको। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। लड़का जो है लड़की से 3 गुना, लड़की 1 तो लड़का 3 हो गया। तो निम्न में से कौन सी संख्या बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं करता है। देखिए संख्या जो भी लड़का लड़की का होगा वो पॉइंट में नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा 4.5 लड़का 3.5 लड़की, ऐसा तो नहीं होगा। तो कह रहा है कौन नहीं हो सकता, वही नहीं होगा जो टोटल सम से नहीं कटेगा। यानी टोटल सम आ रहा है 4 यूनिट, तो 4 से जो नहीं कटेगा, 440 कट गया तो ये तो हो ही सकता है।
42 नहीं कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 42 लड़का लड़की नहीं हो सकता है। 42 अगर करिएगा ना तो इससे तुलना करिएगा 4 से, लड़का निकालना है तो कैसे 3 से, तो आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक बात हो जाएगा। तो 3 से करिएगा 63/2 यानी पॉइंट में लड़का आ जाएगा, जो कि पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन ही सही है। ये भी हो सकता है, सी भी, डी नहीं बी हो सकता, बी होगा। आइए अब ये सवाल को देखिए। पढ़िए। कह रहा है 2p + 1/p = 4 है, तो इसका क्यूब क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा परेशान कर देता है। ध्यान इस बात को रखना है कि यहाँ जो चीज़ रहना चाहिए यहाँ वही चीज़ रहना चाहिए, और नीचे p है तो नीचे भी p होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। तो पहले इसको सेटिंग करना पड़ता है। तो आप बताइए ये p बनाने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, 2 से भाग करना चाहिए। तो अगर मैं 2 से भाग दे दूँ तो आप समझ रहे हैं ना, 2 से भाग दीजिएगा तो वो p हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2p हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। एक्चुअल में सवाल ये होना चाहिए था, लेकिन आपसे वो पूछ दिया पहले। अब इसी का ना क्यूब करके वो पूछ रहा है। तो दोनों साइड अगर आप क्यूब करने जाइएगा, या a क्यूब + b क्यूब, यह क्यूब करिएगा तो हो जाएगा a क्यूब, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूब कर रहा हूँ, तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab, 3a की जगह p और b की जगह 1/2p, 3ab × a + b, और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। आपको चाहिए इतना का वैल्यू, आपको तो ये वाला वैल्यू चाहिए ना, तो इधर कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ अगर देखिए p से p कट जाएगा, यह आ जाएगा 3/2, और p + 1/2p का वैल्यू कितना था, p + 1/2p का वैल्यू अभी निकाले थे, कितना आया था 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 उधर जाके घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5। तो pq + 1/8pq का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ pq अब 1/8pq = 5। नेक्स्ट करा, एक प्रकाश स्तंभ को 100 मीटर ऊंचाई की चोटी से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ को 100 मीटर की ऊंची चोटी से देखने पर 2 जहाज जो इसकी ओर आ रही है, अब नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि जहाज ठीक एक दूसरे से पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी लगभग क्या होगी। एक प्रकाश स्तंभ को 100 मीटर की ऊंची चोटी से देखने पर, पहली तो बात यह है कि प्रकाश स्तंभ को नहीं देखेगा, प्रकाश स्तंभ पर से नीचे देखेगा। लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है ना, क्योंकि अगर प्रकाश स्तंभ ये वाला हम बनाते हैं तो यहाँ से 2 जहाज आ रहा है उसको देखता है, तो इससे अब नमन कोण कब बनता है, जब नीचे देखते हैं। ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, नीचे होता है। तो यहाँ से देख रहा होगा, तो इसको लिखना चाहिए कि प्रकाश स्तंभ से, जो कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है, इसके चोटी से 2 जहाज़ों को देखता है। तो अब नमन कोण कितना कितना आता है जी बताइए। इसका जो अब नमन कोण बनता है वो कितना कितना बनता है, 30 और 45। अगर ये 30 है तो ये 45 हो रहा हो। कहिएगा कि अब नमन कोण तो ऊपर बनेगा, तो मैंने कहा था कि अब नमन उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो आप हमेशा नीचे ही बनाइए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये आगे क्या बोल रहा है कि बताइए पीछे तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी लगभग क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है ये 90 है, 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो ये 45 के सामने 100, तो ये भी 100 हो जाएगा। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को अगर देखिएगा तो 30 से 90 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करिएगा तो 30 के सामने 100 है, तो 60 के सामने ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा। अगर 30 के सामने 100 है तो 60 के सामने √3 से गुना, तो ये हो जाएगा 100√3। तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल लीजिएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 100√3 - 100, तो 100 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो √3 - 1। लेकिन आपको तो पॉइंट में लाना है आंसर, तो इसका वैल्यू होता है 1.732, और उसमें बन जाएगा
तो 0.732 यानी 73.2 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही से नियोजित होता है, यानी ब्याज हर 3 महीना पे आपसे लिया जाएगा। देखिए, हर 3 महीना पर ब्याज लिया जा रहा है, तो 9 महीना में कितना बार ब्याज आप दीजिएगा? 9 महीना में आप कितना बार ब्याज दीजिएगा? हर 3 महीना में ब्याज, तो 9 महीना में 3 बार ब्याज दे देंगे, यानी 3 तिमाही हम बोल सकते हैं। तो टाइम जो होगा वो 3 तिमाही होगा। रेट क्या रहेगा? रेट 8% पूरे 1 साल के लिए लेता है, तो हमको हर 3 महीना पर रेट चाहिए, है ना। यानी रेट जो, अगर मैं बात करूं कि 12 महीना में अगर 8% वो दे रहा है, तो 1 महीना का 8/12, तो 3 महीना का कितना बनेगा? तो 2/3 गुना 3 करिएगा तो 2% बनेगा, या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे 2%, यानी 3 महीना का 2% बनेगा। 1 साल का अगर 12% तो 3 महीने का 2% बनेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर 3 मंथ है, पर 3 मंथ है, हर 3 महीने में बातचीत बनेगा। अब आपको इधर भूल जाना है, आपको ये समझना है कि टाइम 3 साल है और रेट 2% है, और पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बस खत्म हो गई बात। तो आप कर कैसे सकते हैं? तो अगर रेट 2% है, तो यहाँ पे अगर 2% है, तो 2% का अगर फ्रैक्शन लीजिएगा तो 1/50 बनेगा, और 3 साल है तो 50 का क्यूब, प्रिंसिपल को 50 का क्यूब करिएगा तो यही आ जाएगा। तो बेहतर होगा कि जो प्रिंसिपल है उसी को मान लीजिए। तब प्रिंसिपल अगर हम 1,25,000 मानकर चलें, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल अगर 1,25,000 हम मानकर चले, तो आपको पता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि पहले साधारण ब्याज अगर निकालिएगा तो तीनों साल का तो सेम रहता है साधारण ब्याज। तो 2% इसका निकालिएगा तो 125 दूना 250, यानी 2500 आ जाएगा। तो यहाँ भी 2500 बनेगा, यहाँ भी 2500। जो प्रैक्टिस में रहते हैं उतना लिखते नहीं है, डायरेक्ट 25 या 7500 पहले जोड़ लेते हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद का कैलकुलेट करते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बोला था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो पहला साल पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पहला साल का CI/SI क्या होता है? सेम होता है। दूसरा साल से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना चालू होगा, तो दूसरा साल के पहले केवल एक इंटरेस्ट है, तो इसका अगर आप निकालने जाइएगा 2% तो आ जाएगा कितना? 50। फिर तीसरा साल में ये तीनों पर इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 2% निकालिएगा तो 50, इसका 2% निकालिएगा 50, और फिर इसका 2% निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। ये एक बार सीख लीजिएगा कैसे काम करता है ना। अब इस तरीके से अगर आप कर लिए हैं तो आपको पता होगा, अगर कभी भी पूछेगा कि SI/CI का अंतर 3 साल का क्या होगा, तो हम यहाँ तुरंत आंसर कर देंगे 150 और 1 151। पूछेगा पूरे 3 साल का CI बताइए कितना होगा, तो ओवरऑल इस CI को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 7500 और 150, 7650 और 1, यानी 7651। तो अगर आपसे CI खाली 3 साल का पूछता तो 7651। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें टोटल चीज़ निकलेगा, जितना चीज़, खाली अगर आपसे पूछेगा कि तीसरा साल का CI बताइए, तब भी आप बता दीजिएगा 2500 और 100 2601 रुपया। सिर्फ दूसरा साल का CI बताइए, तब भी आप बता दीजिएगा कि 2550 होगा। तो ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इस पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। करा, यदि a की पावर x बराबर CQ बराबर b और इतना बराबर इतना है, तो कौन सा रिलेशन सही है? देखिए करिए क्या, पहले तो ये पावर को हटाना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है a की पावर x बराबर लिखा हुआ है c की पावर q बराबर b, तो ये तीनों के तीनों बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a की पावर x बराबर b होगा और c की पावर q बराबर b होगा, हाँ या नहीं। यहाँ से आप a का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा b की पावर 1/x। a का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया? b की पावर 1/x। अब सुनिए, यहाँ से मैं पूछूं c का वैल्यू बताइए, तो b की पावर 1/q हो जाएगा। ये किसका वैल्यू बताइए? तो आप बोलेंगे c का वैल्यू है। a और c आपने निकाल लिया। ऐसा ही दूसरा से चलिए, तो दूसरा इक्वेशन है
सी की पावर बाई बराबर ए की पावर जेड बराबर डी। तो यहाँ से सी जब निकालिएगा तो डी की पावर 1/22 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप ए निकालिएगा तो डी की पावर 1/z हो जाएगा। पहली बात को क्लियर करिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे समझिए, आगे क्या कहता है। इसके बाद कुछ कॉमन होगा, अगर देखिएगा तो दोनों में ए और सी, यहाँ भी ए और सी कॉमन है, दोनों को धीरे धीरे हम हटाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ भी ए कॉमन है और यहाँ भी ए कॉमन है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बी की पावर हम यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि b की पावर 1/x, और वहाँ से a बराबर क्या है, d की पावर कितना है 1/z। अच्छा, अब सुनिएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, b की पावर 1/x बराबर d की पावर 1/z आपने निकाल लिया। फिर c को हटाइए, तो अगर आप c को हटाइएगा या फिर b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगा, तो 1/x से उधर जाएगा तो उलट जाएगा, पावर उलट जाता है, पता है ना। तो 1/x से तो उधर x हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना x/z। देखिए यहाँ तक सही है ना। तो b बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो b बराबर हम लिख सकते हैं d की पावर x/z। अब c को इक्वेट करिए, तो c और c खत्म हो जाएगा, बच जाएगा b की पावर 1/q और उसमें d की पावर 1/22। और b के वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, या आप ऐसा करिए b का वैल्यू फिर से यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा q/22। फिर देखिए b और b को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच गया d की पावर x/z और यहाँ से बच गया d की पावर q/22। ये q है क्या लिखे थे, q/22, ठीक है। dd कैंसिल हो जाएगा, तो x/z बराबर q/22। तो यहाँ से x/y बराबर क्या आ जाएगा, qz। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तो करने का तरीका यही होता है कि जो सेम आता है ना उसको हटाते जाते हैं, फिर सोल्व हो जाएगा। तो ये सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा। ये सवाल को करिए। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े वाले सवाल बनाएंगे वो एग्जाम में काम देगा। अगर आप बड़े वाले सवाल पर दिमाग लगाते हैं तो आपका दिमाग और ध्यान दोनों बढ़ता है। होता क्या है कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका दिमाग जल्दी से काम करता है ना। तो ये क्वेश्चन बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप बड़े से बड़े सवाल को बनाएं। एग्जाम में बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है, वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 6 से कटेगा। तो 3 लगातार सम संख्या अगर लेके आप चेक करिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। ले लीजिए 2, 4, 6 और सबको जोड़ दीजिए। तो 2, 4, 6 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 2, 12, बिल्कुल कटेगा। तो कोई भी 3 लगातार सम संख्या लेके चेक कर लीजिए, अगर वो कट रहा है तो वो सही है, 6 से विभाज्य होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या बोल रहा है बताइए, कि बोल रहा है यदि ए और बी पूर्णांक है, यानी पूरा पूरा अंक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। कोई ज़रूरी थोड़ी है। अगर हम मान लीजिए 2 और 3 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4, 13, तो √13 आ जाएगा, बाहर थोड़ी आएगा, तो ये नहीं होगा सही। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, एक वर्ग होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होता है उसको हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन सारे वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है तो आप समचतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग नहीं कह सकते हैं। वर्ग के लिए एंगल होना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन इससे थोड़ी पता चल रहा है कि उस चतुर्भुज में एंगल कितना होगा। तो केवल इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग नहीं कह सकते हैं। यही सवाल अगर यहाँ पूछता समचतुर्भुज होता है तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता, सही हो जाता। तो आपका केवल एक सही है, केवल एक सही है। आगे देखिए, इसको पढ़िए।
करा यदि एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तब एस त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होगा। देखिए परिकेंद्र के बारे में हम बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर मैं बात परिकेंद्र की करूं तो परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र बनता है, जैसे परिवृत्त आप बना दिए तो ये केंद्र अगर मानिएगा तो इससे सर्कल की दूरी बराबर होगा, सर्कल की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये किससे दूरी समान दूरी पर होता है, तो ये वर्टेक्स से, शीर्ष से समान दूरी पर होता है, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तब परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज में तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, याद रखिएगा। किससे, तीनों शीर्षों से किसके दूरी पर होता है। वो अलग बात है कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक से परिकेंद्र बनता है ना, लेकिन ये थोड़ी त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या नहीं, त्रिज्या वो होता है जो सेंटर से सर्कल तक जाए। तो सेंटर सर्कल तक कौन जाएगा, ये जाएगा, और ये यहाँ पे वर्टेक्स होता है। तो केंद्र से वर्टेक्स की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो भुजाओं से समान दूरी पर नहीं, एस त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर बिल्कुल सही है। एस ए एस बी एस सी कोणीय अर्धक है, कोणीय अर्धक नहीं, कोणीय अर्धक नहीं, उससे तो अंतःवृत्त की रचना होती है। कोण के अर्धक से क्या होता है, अंतः केंद्र की रचना होती है और फिर उससे अंतःवृत्त बना दिया जाता है, तो ये अर्धक नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, बी ऑप्शन। बी कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन गायब हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा ये तो ऑप्शन है ना था जी, हम भी कहाँ चले जाते हैं कभी कभी, वो तो ऑप्शन ही था ना, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। प्रत्येक 3 कोणों की माप दी गई है तो कोण एक त्रिभुज बनाता है, कौन सा त्रिभुज बनाएगा। त्रिभुज बनाने का सिंपल फंडा है, एंगल जोड़कर 180। तो 180 किस में बन रहा है, 9 2 11 1 12, लास्ट में 2 आ रहा है तो ऐसे भी नहीं बनाएगा। 5 बना रहा है लास्ट में, ऐसे भी नहीं बनाएगा। इसको जोड़िए, 3 1 4 5 9, ये भी नहीं बनाएगा, तो डी मारिए जब 180 हो ही नहीं रहा है तो। चलिए इसको करिए। बोला क्या जा रहा है ध्यान से समझिए। करा न्यून कोण एक्स वाई जेड के अर्धक पर कोई बिंदु O है। एक्स वाई जेड एक न्यून कोण है और इसका ये अर्धक है, यानी ये बराबर ये है, समझ रहे हैं ना आप। अगर इसका अर्धक है, कोई बिंदु O है और रेखा OP जेड वाई के समांतर है, लग नहीं रहा लेकिन मान लीजिए कि जेड वाई के समांतर है। जेड वाई के समांतर कौन है, OP है। तो आपसे बाई पीओ पूछ रहा है कि ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल के बारे में कमेंट पूछ रहा है, बाई पीओ कि किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ एंगल ले लीजिए, जल्दी सोच पाइएगा, आपको जो दिल करे। जैसे आपको मन किया इसको 30 बनाने का, तो इसको भी बना दीजिए 30। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम अगर करेगा तो ये और ये बराबर होगा एक अंतर कोण से, तो ये भी 30 होगा। तो 30 30 60, तो ये हो जाएगा कितना, 120। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिक कोण ही हो। अगर मान लीजिए हम 60 डिग्री बनाते तो ये 60 आ जाता, तो 60 60 और वही 60 हो जाता। तो ऑप्शन अब देखिए कि किस प्रकार का ये बनेगा। एक चीज़ तो तय है कि ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो दोनों एंगल बराबर, समद्विबाहु तो तय है, और ये भी तय है कि 90 डिग्री हो नहीं सकता है, 90 डिग्री कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो 90 कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए विषम बाहु नहीं, विषम बाहु तो हो ही नहीं सकता है। समबाहु, समबाहु हर एक केस में नहीं होगा, एक आध केस में हो सकता है, लेकिन हमें एक सिचुएशन में चाहिए, तो ये ऑप्शन हम दे नहीं सकते हैं। कह रहा है समद्विबाहु, हाँ समद्विबाहु का मैं गारंटी लेता हूँ कि दो कोण बराबर रहेगा तो दो भुजा तो बराबर होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आप कह क्या सकते हैं कि समद्विबाहु, परंतु असमकोणिक, समकोण नहीं, समकोण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समकोण करने के लिए समकोण हर बार थोड़ी हो सकता है। अगर आप 45 लीजिएगा अभी तो 45 45 90, तो उसको 90 बनाइएगा, तो ये 45 45 तो ये तो 90 हो जाएगा ना पूरा। जबकि ये खुद बोल रहा है कि ये न्यून कोण है, ये तो खुद बोल रखा है ना कि ये एक्स वाई जेड क्या है अपने आप में, न्यून कोण है। तो न्यून कोण वो होता है जो 90 से छोटा होता है, हम 90 थोड़ी ले सकते हैं। तो 90 से छोटा कोई भी एंगल लेंगे तो ये समकोण नहीं होगा, यानी 100% आपका बी ऑप्शन सही है। ये सवाल को करिए।
करा द्विघात समीकरण के मूल tan 30 और tan 15 है। अब ये अल्फा बीटा छोड़कर tan 30 और tan 15 पे आ गया है, कोई बात नहीं है। तो आपको पता है ना कि मूलों का योग क्या होता है। मूल यहाँ tan 30 और tan 15 है, तो दोनों को जोड़िएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस पी आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए, तो tan 30 इंटू tan 15 ये होता है सी बाई ए, यानी क्यू बटा एक करिएगा तो क्यू आ जाएगा। ये अल्फा की जगह tan 30 यूज कर रहे हैं और बीटा की जगह tan 15 यूज कर रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि पी क्यू 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान क्या होगा, यानी tan 15 tan 3 से बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। तो 30 15 को जोड़ने से कितना बनता है बताइए, 45 बनता है। तो हम लगा सकते हैं tan 45 का फॉर्मूला, यानी tan 30 प्लस 15 ऐसा वाला, 30 15 मिलकर 45 होता है। तो tan a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला जी बताइए। हाँ, tan a यानी tan 30 प्लस tan b यानी tan 15, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan 30 इंटू tan 15। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 प्लस tan 15 का वैल्यू ऊपर से क्या रख सकते हैं, माइनस पी। अब 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 क्या रख सकते हैं, q। और आपको पता है ना कि tan 45 1 होता है, तो बस हो गया है, और क्या। सोल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू बराबर माइनस पी इधर आके प्लस पी, तब p माइनस क्यू बराबर 1 आ गया। तो p माइनस क्यू अगर 1 आ ही गया है तो 2 इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस क्यू हो जाएगा, और इसकी जगह 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कौन सा ऑप्शन, डी। बात समझे, कोई दिक्कत। 1 माइनस क्यू बराबर माइनस पी, तो p माइनस क्यू नहीं यहाँ गलत हुआ है ना, p माइनस क्यू आई माइनस 1 होगा, p माइनस क्यू बराबर माइनस 1। भले हम q माइनस पी निकाल लेते, यहाँ से q माइनस पी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए फिर से समझिए। q माइनस पी चाहिए ना, तब आप करिए क्या, 1 को इधर रखिए, इसको कर दीजिए क्या चीज़, माइनस क्यू उधर जाके प्लस q माइनस पी। अब डायरेक्ट q माइनस पी का वैल्यू रख लीजिए, वो गलती हो गया उस टाइम, है ना। q माइनस पी का वैल्यू आप कितना रख सकते हैं, 1, तो 2 और 1 3, ये नहीं होगा, ये सही होगा। पढ़िए, बोला क्या जा रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है 2 व्यक्ति स्तंभ के विपरीत दिशाओं में, 2 व्यक्ति स्तंभ के विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा कि जो 2 व्यक्ति है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो मान लिया जाए कि यह स्तंभ रहा होगा, ये हम एक स्तंभ बना लेते हैं, ठीक है, ये स्तंभ है। और स्तंभ के विपरीत ओर, स्तंभ के विपरीत ओर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 और 60 बन रहा है, शीर्ष का उन्नयन कोण। एगो थोड़ा सा दूर कर लीजिए, तो जो नज़दीक होगा वो ज़्यादा एंगल बनाएगा, जो दूर होगा वो कम एंगल बनाएगा। तो इससे स्तंभ को देख रहा है, और स्तंभ की ऊंचाई कितना दे रखा है, बोलिए 30 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर दे रखा है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी M1 और M2 के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब तो बन ही जाएगा, एंगल लिख लीजिए, 90 है 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है 30 है तो ये 60 होगा। तो 60 के सामने 30 के सामने √3 से भागा, तो √3 से इसको भागा दीजिएगा तो 10√3 आ जाएगा। फिर इसमें आ जाइए, 30 के सामने 30 तो 60 के सामने √3 से गुना, यानी 30√3। याद क्या रखना है, 30 60 90 का ट्रिक, 1 √3 और 2। तो 30 से 60 जाना रहेगा तो √3 से गुना, और 60 से 30 आना रहेगा तो √3 से भागा।
अब ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हो जाएगा 30 और 10 40√3। अब 40√3 कहाँ है? नहीं किसी इसमें है, आप √3 से गुना भागा करिए तो 3 से ही 40 बार में नहीं कटेगा, तो 40√3 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन को भी देख लेना है। बिल्कुल अवेयर हो करके इसको बनाइए। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा इतना लीटर पर सेकंड की दर से खाली किया जाता है। टंकी की व्यास 3 मीटर है, तो 3 मीटर व्यास है तो बता दीजिए रेडियस कितना होगा? 3/2 मीटर। तो कितने समय में आधी खाली हो जाएगा? देखिए टंकी अगर पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा तब तो वो आयतन के बराबर होगा, लेकिन आधा टंकी खाली करना है, मतलब आधा आयतन को खाली करना है ना। तो आयतन निकालिएगा, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ये पहले बताइए। 2/3 पाई r3। तो 2/3 पाई की जगह 22/7, और जब r³ करिएगा तो 3 का क्यूब 27/8। ये निकल गया आयतन, पूरा आयतन। लेकिन हमें पूरा आयतन नहीं लेना है, हमें केवल आधा आयतन लेना है। तो मुझे आधा आयतन लेना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पेन चेंज करके लिख देता हूँ। 1/2 से गुना किया, ये आ गया इतना क्यूबिक मीटर, लेकिन मीटर में नहीं लीटर में ले जाना है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा पता है, 1000 से गुना करूँगा, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है, तो इतना क्यूबिक मीटर में इतना 1000 लीटर हो जाएगा। अब ये खाली करना है, ओवरऑल इतना लीटर पानी है। अब इतना लीटर पानी को बोल रहा है कि 1 सेकेंड में हम इतना लीटर खाली करेंगे, तो भाग दे देंगे। अगर 1 सेकेंड में कोई 10 लीटर खाली कर रहा है और 100 लीटर खाली करवाना है तो टाइम कितना लगेगा? तो 100 को 10 से भाग दे देंगे ना, तो इसको भाग दे दीजिए। 7 × 21 = 4 25/7 से 25/7 से भाग दीजिए, 25/7 से भाग दीजिए, या 7/25 से गुना करिए, एक ही बात है। तो मैं गुना ही कर देता हूं, तो मैं यहां पेन चेंज कर लेता हूं और गुना कर देता हूं कितना से, तो 25/7 से भाग पड़ गया। बस इसको कैलकुलेट करिएगा, हंसते खेलते आंसर आ जाएगा। देखिए 25 × 200 और 200 × 1000। फिर चेक करिए, 7 से ही 7 कट जाएगा। अभी चेंज कर लेता हूं क्योंकि फिर बाद में पता नहीं चलेगा कौन किससे कट रहा है। फिर बताइए, 2 से 2 कट जाएगा। फिर बताइए, 3 से 9 बार में कट जाएगा। हाँ, तो 22 × 5 = 110, 11 × 99 यानी 990 सेकेंड आ गया। लेकिन ऑप्शन तो मिनट में दे रहा है, तो 990 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या दे दीजिएगा, भाग। तो 33/2 का मतलब 16.5 मिनट। बिल्कुल ऑप्शन सही है, डी होगा, 16.5 मिनट ही होता है। चलिए इसको करिए। कहता है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, और थीटा 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? पहले तो ट्राई करिए कि जो टेन थीटा का वैल्यू होता है क्या उस पर सेट हो रहा है। जैसे टेन थीटा अगर 30 60 90 की हम बात करें तो √7 और 3 इस सब में नहीं कोई होगा। हाँ √3 होता है वो, तो इस पर चेक कर लीजिए। अगर इस पर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर सोल्व करेंगे। तो टेन थीटा √3 बता रहा है, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? थीटा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो थीटा 60 डिग्री क्या है कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ये? अगर कर जाएगा तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो 7 cos 60 का वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करिएगा 1/4, 3 गुना sin 60 √3/2, स्क्वायर करिएगा 3/4, तो 9 7 16/4 यानी 4। बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया, यानी यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। कह रहा त्रिभुज ABC और BCA के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। अगर ये त्रिभुज है और इसका अर्धक अगर O पर मिलता है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए
ओ पर कोण क्या होगा, तो ये तो कई बार बताए हैं बहुत पहले से भी कि एंगल जो बी ओ सी होता है वो कितना के बराबर होता है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो डी हो जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक था, इसको करिए। कह रहा है टेन स्क्वायर वाई इंटू कौशिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए टेन स्क्वायर वाई है, आई कौशिक स्क्वायर एक्स है, आई टेन स्क्वायर बाई को इधर लाइए, तो माइनस में टेन स्क्वायर बाई, अब माइनस बने उधर जाके प्लस में, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। हाँ, तो अगर आप टेन स्क्वायर बाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कौशिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर एक्स, और ये 1 तभी होगा जब ये 45 होगा, है ना, क्योंकि टेन 45 भी 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, यानी एक्स और बाई दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी एक्स माइनस बाई बराबर 0, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए। कह रहा है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया बन रहा है, तो इसी धन पर साधारण ब्याज कितना होगा उतना ही समय के लिए। पहले एक बात बताइए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो आसान है। अगर आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 5% का फ्रैक्शन बोलिए कितना होता है। तो प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानिए, जैसे 2 साल है ना, तो 20 का स्क्वायर प्रिंसिपल को कितना मान लीजिए 400, और हर बार 1/20 ब्याज लगेगा, तो 400 का 1/20 20 होता है, ये भी 20 होता है, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब आगे सुनिए, मैंने बोला था चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज लेता है, तो इसके पहले एक इंटरेस्ट है 20, इस पर भी ब्याज लेगा, तो इसका 1/20 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 का 1/20 1 हो जाएगा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज इतना बन गया। अब ये कह रहा है कि टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 328 रुपया है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 20 20 40 और 1 41 से पूछा जा रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, तो पूरे 2 साल का ये है साधारण ब्याज 20 और 20 40 यूनिट। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकलता है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है और ये पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, और ये नीचे वाला 2 साल के साधारण ब्याज और SI और CI का अंतर है। अगर आप ना समझ रहे हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 चौ 32 320 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरा तरीका का, तो आपको एक चीज़ याद होगा कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कितना होगा साधारण ब्याज, तो ब्याज होता है 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100, यानी 5 दूना 10, अब 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25% ब्याज होता है। ब्याज भी याद रखिएगा तब भी हो जाएगा। तो 10.25% का मतलब समझते हैं, 10 सही 1/4 का मतलब 41/4 हुआ ब्याज। यहाँ बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 328 है और यहाँ ब्याज बना है 41/4, निकालना है हमको साधारण ब्याज, तब 5% के हिसाब से 2 साल का तो 5 दूना 10% होगा साधारण ब्याज ना, तो 10 से गुना, ये 8 बार में कट जाएगा, 8 चौ 32, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते, कोई एक तरीका सीख लीजिए अच्छा से, हम तो यही कहेंगे। इसको करिए। एक वृत्त की परिधि को 50% से कम कर दिया जाए, परिधि का मतलब होता है 2πr, 2π से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। बदलाहट हो रही है तो केवल रेडियस में, यानी बोल ये रहा है कि त्रिज्या को अगर 50% कम कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, πr स्क्वायर, यानी पाई से कोई मतलब नहीं है, R स्क्वायर में परिवर्तन पूछ रहा है। तो 50% कम कर दिया तो 50% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 50% का 1/2, यानी पहले रेडियस 2 रहा होगा तो अब 1 कम करके 1, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, पाई तो कटिए जाना है, R स्क्वायर, तो 4 और 1, तो देखिए क्षेत्रफल कमा कि नहीं, कितना कम गया 3 कम गया, तो 4 पर 3 कम कर रहा है तो 100 पर कितना कम होगा, 4 से 25 बार में नहीं 75%, डी ऑप्शन होगा। इसको करिए।
यदि आरोही क्रम में बंटन को लिखा जाएगा तो उसकी माध्यिका 8 है। 8 माध्यिका बोले तो 1 3 5 7 9 x 15 17। कितना नंबर इसमें दिख रहा है ये पहले बताइए, नंबर कितना दिख रहा है? 2 4 6 8 नंबर दिख रहा है। तो माध्यिका जो होगा 3 इसको निकाल लीजिए या 3 यहां से इसको निकाल लीजिए। नहीं 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 नहीं, बीच में 2 गो 3, हाँ बीच में 2 गो होगा ना। तो 7 और 9 का माध्यिका बिल्कुल 8 है। तो यहां पे माध्यिका 8 बताना है। तो कह रहा है x का वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए x का वैल्यू कह रहा है 9 से बड़ा हो सकता है और 15 से छोटा। 9 से बड़ा 15 से छोटा अच्छी बात है, तभी माध्यिका वही रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 9 रख लेते हैं, तो 9 रख लेंगे तो क्या माध्यिका चेंज हो जाएगा? नहीं, फिर भी तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू होगा वो 9 भी हो सकता है और 9 से बड़ा भी हो सकता है। याद रखिए, अगर 9 लीजिएगा तब भी सही है, 9 से बड़ा अगर 10 लीजिएगा तब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। 11 12 13 14 15 तक भी लेंगे तब भी लिखावट यही रहेगा। यानी 15 भी हम ले सकते हैं लेकिन 16 नहीं लेंगे। 16 नहीं ले सकते हैं इसलिए कि 16 लेंगे तो फिर 16 का स्थान 15 से आगे चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी x का वैल्यू 9 भी लेंगे तभी तो अरेंजमेंट ही रहेगा ना। हमको कहना है कि माध्यिका 8 ही बरकरार रहना चाहिए। तो अगर यहाँ 9 भी रख देंगे तो क्या माध्यिका बदल जाएगा? 10 रख देंगे तब भी नहीं बदलेगा, 15 रख देंगे तब भी नहीं बदलेगा क्योंकि लिखावट वही रहेगा। हाँ 16 रख देंगे तो बदल जाएगा। तो आपका डी होगा, ये नहीं कि आपको सी मारना है। जैसा लग भी रहा है कि सी अधिकतर आदमी मार देंगे ऑप्शन, क्योंकि 9 से बड़ा और 15 से छोटा। सोचेंगे कि मैं तो सही बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप गलत बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 भी संभव है और 15 भी संभव है। यानी यही अगर ये रह जाता ना तो फिर ये सही हो जाता। इसलिए आपको डी, मजबूरी है कि आपको डी मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल को करिए। दिए गए चित्र में OA जीवा AB के बराबर है। त्रिज्या OA जीवा AB के बराबर है। कभी भी त्रिज्या जीवा के बराबर रहता है ना तो समबाहु त्रिभुज बनाता है। आपको पता है ये और ये तो पहले से बराबर था और ये इसके बराबर है, तो तीनों बराबर होने की वजह से 60-60 हो जाएगा। अगर ये 60-60 होगा तो पूछ क्या रहा है? APB, तो यहाँ पे केंद्र पर 60 बन रहा है तो परिधि पर 60 का आधा कितना बन जाएगा? 30। ये सवाल को करिए। क्या करना है यहाँ पे? चलिए कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। हाँ अब देखिए, करा चित्र में PQRS एक वर्ग है। PQRS जो देख रहे हैं ना एक वर्ग है और AQ बराबर BR बराबर SC, ये सब लिखा हुआ है। तो बताना आपको ये है कि कौन सा कथन सही होगा। अच्छा वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 होना चाहिए। उसके बाद AQ बराबर BR बराबर SC है। AQ बराबर BR बराबर SC। SC बोले तो हाँ, और ये लगता है इसके बराबर दे रखा है क्या? ये तो इसके बराबर पहले से था, है ना? ये लाइन पहले से दे रखा था। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइन इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा देख देता हूँ, आंसर याद करके नहीं मारिए, पहले समझिए ये सब सही है। तो पहले बोल रहा है कि QB बराबर RC होगा। QB बराबर RC होगा। कैसे होगा RC? हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, इसलिए कि ये इसके बराबर है ना। ये अगर थोड़ा देर के लिए x होगा तो ये भी अपने आप में x होगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी अब 2x है तो ये भी तो पूरा 2x ही होगा, तो ये भी अपने आप में x होगा। ये अगर y होगा, समझ रहे हैं ना, ये y होगा तो, और वैसे भी आप देखिएगा ना तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलर कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो सिमिलर करूँगा
तो इस कंडीशन में ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है, कुछ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि सब क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं, इतना सारा क्वेश्चन होता है कि सबको आप डिटेल से नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना था। क्यू बी बराबर आर सी भी होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी बराबर आर सी। आप कहिएगा ये तो बाई है वो एक्स है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बाई और एक्स में रिलेशन बताना पड़ेगा, वो भी बराबर आ जाएगा। अगर आप सोल्व करिएगा ना तो वो भी अपने आप में क्या आ जाएगा, एक्स और बाई बराबर आ जाएगा। और फिर करा ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी, जब ये कांग्रुएंट होगा तो पक्का बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बी ए सी 45 डिग्री, बी ए सी जो होगा बी ए सी, हाँ ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी बराबर होगा इसके, और ये 90 है तो ये भी 45 होगा। और ए सी बराबर पी एस, ए सी कहाँ गया, ए सी बराबर पी एस, हाँ ये भी बराबर होगा, तो ये चारों सही होगा। तो आपको 1 2 3 4, अब है ये नहीं कोई ऑप्शन, इसी यहाँ भी डी मारेंगे आंसर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि चलो इतना तो सही है, नहीं, ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता और भी डिटेल्स करे पड़ता, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। करा एक आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित बिंदु ओ को इसके शीर्षों ए बी सी डी से मिलाया गया है, तब बताइए कि कौन सा रिलेशन सही होगा। एक बात और बता दूं, अगर ये आयत है और इसके अंदर कहीं पर बिंदु ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी डी अगर एक आयत है और कहीं पर बिंदु ले लीजिए और इससे अगर आप ज्वाइन कर देते हैं ये सबको, तो याद रखना है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी। ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखना है। इसको करिए, करा x माइनस ए अगर इसका मसा है, मसा का मतलब फैक्टर, मसा का मतलब क्या होता है, फैक्टर, तो बताइए a का मान क्या होगा। तो पहले दोनों का आप मसा अलग से निकालिए और फिर उससे उसको कंपेयर कर दीजिएगा। तो अगर मैं इसका मसा आपसे पूछूं तो पहले तो इसको फैक्टराइज करे पड़ेगा ना, तो फैक्टराइज अगर करिएगा तो एक्स स्क्वायर 6 से माइनस एक्स लाइएगा तो माइनस 3x प्लस 2x, और इसको तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 18 और 6 में 3 घटा दीजिए। आप जल्दी से कॉमन लीजिए, इसमें x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 और 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3, कॉमा ये अलग दोनों को एक साथ सोल्यूशन कर रहा हूँ। x कॉमन लूँगा तो x प्लस 6 और माइनस 3 कॉमन अगर लीजिएगा तो ये दोनों में फिर से कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 और x प्लस 2, और इसमें कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6 और x माइनस 3। अब मैं आपसे अगर इसका मसा पूछूं कि मसा बताइए क्या होगा, तो मसा में दोनों कॉमन कौन मिल रहा है, तो इसका मसा x माइनस 3 बनेगा, और वो बोल रहा है कि इसका मसा x माइनस ए है, तो x से x कट जाएगा नहीं, ये बराबर कितना आ जाएगा 3, और यही पूछा जा रहा था, तो कौन सा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल को करिए। तीन सरल रेखाएं x y z समांतर है, तो चित्र में ए एफ बी क्या होगा, ए एफ बी ये वाला एंगल। एक काम करिए, ये 80 है तो ये 80 होगा, और ये 30 है, ये लाइन देख रहे हैं ना वर्टिक, तो ये भी 30 होगा वर्टिकली अपोजिट से। किसी तरह से ये एंगल निकल जाएगा तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए आप टेक्निक अपनाइए कि ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो पूरा 125 होगा, या आप ऐसा समझिए ना कि ये 125 है तो ये 55 होगा, एक ही ओर के अंतर कोनों का योग 180 होता है ना, 5 5 10 12 5 17 18, सही है। तो 55 और 30 कितना होता है, 85, 85 और 80 165, घट रहा है कितना 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। चलिए इस सवाल को करिए।
कह रहा एक व्यक्ति ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 8 घंटे में तय किया। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 50 गुना 8, 400। कह रहा है कुल दूरी का कुछ हिस्सा 4 के स्पीड से गया है पैदल, और कुछ हिस्सा जो है साइकिल से 10 के स्पीड से गया है। तो इस व्यक्ति पैदल चलकर कितना दूर गया? एक काम करिए, पैदल का स्पीड क्या है? बोलिए। नहीं बोलते हैं। पैदल का कुछ स्पीड मान लीजिए। पैदल का स्पीड मानना क्या, वो दे रखा है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल गया है। तब पैदल कितना गया होगा? मान लीजिए पैदल गया होगा 4 के स्पीड से, तो टाइम लगा d/4 घंटा। बाकी दूरी कितना बच गया ये बताइए। टोटल 400 है, तो 400 में d चल चुका, तो अब 400 माइनस d बचा। अब उसको साइकिल से गया है कितना के स्पीड से? 10 के स्पीड से, और टोटल टाइम का 1 घंटा लगा है, 8 घंटा। अब आपको एक ड्यूटी में देता हूँ कि आप बाई ऑप्शन से रख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप पहला 10 रख के देखिएगा तो 10/4 यानी 5/2, और 10 तो 390/10, नहीं वो तो नहीं होगा ना है? दूरी बटा चाल बराबर लगा समय, ठीक है। टोटल दूरी और उसमें d चल चुका, तो 400 माइनस d बचा, और वो 8 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। देख लीजिएगा ऑप्शन रख करके, चूंकि है छोटा क्वेश्चन यही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर मज़ा आया होगा। थोड़ा सा बीच बीच में स्पीड को भी मेंटेन रखा गया है टाइम को देखते हुए। तो कल जो मिलेंगे हम लोग यही सेट का सॉल्यूशन 101 से लेकर 150 तक के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं बोल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।